ऑनलाइन जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनीत गौतम, उप प्रबंधक सहकारिता प्रशिक्षण विभाग एनडीडीबी में कार्यरत हूँ। एनडीडीबी संवाद जिसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी, तो इस एनडीडीबी संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और डेयरी से जुड़े हुए किसान हैं या जो भी हितधारक हैं, उनके लिए हमेशा नई-नई जानकारी लेते आए हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातचीत पहुँचे। तो इसके लिए जो आज का जो हमारा खास सेशन है, जो सत्र है, वो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एडवांसमेंट इन एनिमल ब्रीडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे। हिंदी में उसे कहते हैं पशु प्रजनन में प्रगति, जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी है, उस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर वीपी भोसले। डॉक्टर वीपी भोसले सीनियर मैनेजर एनडीडीबी एनिमल ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो 27 साल का रहा है, तो हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी इनके पास से। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है आज। और आज का विषय खास इस वजह से बन जाता है, जैसे हमें मालूम है कि पशुपालन करने के लिए स्वास्थ्य है उसका, बीमारियों के बारे में जो होता है, फिर हम बात करते हैं उसके पोषण के बारे में। सिमिलरली प्रजनन है, जो टेक्निक है, नस्ल कैसे हम लोग सुधार अच्छी कर सकते हैं। तो आज का विषय जो टॉपिक है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये है क्या? इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? किस प्रकार से करते हैं? और इसके फ़ायदे क्या हैं? क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो डॉक्टर वीपी भोसले आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको बताएँगे। तो अब मैं डॉक्टर वीपी भोसले सर को रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप आगे सत्र को बढ़ाएँ सर। नमस्ते, सभी सहभागियों का स्वागत है इस प्रोग्राम में, जो सेशन है संवाद का इसमें। तो आज का जो सेशन है मेनली एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि एक रिसेंट टेक्नोलॉजी मान सकते हैं इसको, इसके लिए जो पशु प्रजनन के लिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारत देश का दुग्ध उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा उत्पादन सबसे अधिक है। दूसरी दुख की बात ये है कि हमारे देश के पशुओं की औसत दूध उत्पादन क्षमता जो है 1700 किलो के आसपास है, जो एक बैच की है। जबकि अगर विश्व के बारे में देखें, जो बाकी कंट्रीज है उसमें 2500 के ऊपर एक बैच का दूध आता है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो पशु है उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो कम है। वो कम क्यों है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसका नेक्स्ट स्लाइड। क्यों कम है या क्यों करना चाहिए हमको इसको, दूध उत्पादन वृद्धि क्यों करना चाहिए? तो इससे दूध अगर ज्यादा होगा पशुओं का तो उसमें हमको अधिक लाभ मिलेगा। जो ज्यादा दूध हम बेच पाएंगे, उससे जो बेनिफिट होगा वो किसान के लिए अच्छा ही रहेगा। दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, जैसे फीड फॉडर जो पशुओं का चारा है उसका लिमिटेड रिसोर्सेस किसान के पास उपलब्ध है। समझो कि कोई किसान 4-5 गाय रख रहा है, उसकी जगह अगर एक गाय ही रख ले तो उसे उतना ही दूध मिलेगा और कम चारा लगेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। और हम ये कैसे कर सकते हैं? जो इसमें अगर दो तरह से देख सकते हैं हम इसको। एक तो जो हमारे पास मौजूद पशु है, अभी जो उपलब्ध पशु है उसका लेवल क्या है, प्रोडक्शन का कितना दूध दे रही, वो जान लेंगे। उसके बाद उसका जो क्षमता है उसका पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि हर पशु का दूध बढ़े। दूसरा, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम अच्छे पशु तैयार कर रहे हैं हम, जो कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके हम कर सकते हैं। उसके आनुवंशिकता में जो दूध उत्पादन के लिए जो गुण है उसको बढ़ा के हम इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके मुख्य आधार तीन मुख्य आधार है। पहला है फीडिंग प्रैक्टिस, इसको मैनेजमेंट, फीडिंग का मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, जो राशन बैलेंसिंग। तो फीडिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद जो आता है फीडिंग प्रैक्टिस के बाद में ब्रीडिंग प्रैक्टिस, और तीसरा है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो फीडिंग प्रैक्टिस और मैनेजमेंट, ये दोनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है दूध बढ़ाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, फीडिंग की और मैनेजमेंट की, दोनों के मिला के 40% तक दूध में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर हिस्सा है दूध बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है
वो ब्रीडिंग प्रैक्टिस है। ब्रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि पशु का प्रजनन कैसा है आपके यहाँ पे, पशु समय पे गर्मी में आ रहा है क्या नहीं, वो उसका ब्रीडिंग करने के बाद गाभिन हो रहा है क्या नहीं। अगर लेट गाभिन होता है तो दो ब्यात के बीच का अंतर बढ़ जाता है, उसका जो ड्राई पीरियड है, दूध नहीं देने का कालावधि बढ़ जाता है। ये कुल मिला के इसका 60% का शेयर, 60% तक इससे बढ़ोतरी की जा सकती है, इसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं हम। ये 3 पिलर मेन जो है, फीडिंग प्रैक्टिस, ब्रीडिंग प्रैक्टिस और मैनेजिंग प्रैक्टिस, ये तीनों को मिला के हम दूध उत्पादन जो अपने पास अवेलेबल पशु है उसका बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला अभी, पशु पोषण, रोग प्रबंधन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रॉपर है, पशु प्रजनन प्रबंधन, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट, जो कि हम अभी मैंने बोला कि 60% तक उससे उसके उत्पादन क्षमता के ऊपर फर्क पड़ सकता है। दूसरा, भविष्य पशु के लिए जो नया पशु तैयार करना है, ज्यादा दूध देने वाला पशु अगर हमको लेना है, तो इसके लिए हमको 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो सिलेक्शन प्रॉपर, जो आगे के लिए जो हम फ्यूचर प्रोजेनी ले रहे हैं, आगे के लिए बच्चे जो पैदा करने हैं हमको, उसके लिए उसकी माता का चयन अच्छा होना चाहिए। साथ साथ में उसका जो सांड है, जो जिससे हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए सांड यूज करेंगे, जो सीमेन यूज करेंगे, उसका चयन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा है, चयन करके इससे जो प्राप्त सीमेन है या एम्ब्रियोज है, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में या ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ये 2 टाइप से हम भविष्य के पशु के तैयार करने के लिए हम सोच सकते हैं। ये अगर विश्व के बारे में देखें, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, यहाँ पे देखेंगे आप, इजराइल से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, सभी देशों में यह है कि पिछले 30-35 सालों में इन्होंने अपने दूध उत्पादन क्षमता पशु की डबल कर दिया है। मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया का ही उदाहरण ले लो आप, 2800 से वो 5500 तक पहुंच गया है, मतलब लगभग 2% की वृद्धि दर के हिसाब से ये बढ़ रहा है। लेकिन इसमें अगर हम राइट साइड में देखेंगे, हम इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर हम देखते हैं, तो उसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जो आनुवांशिक सुधार है, नस्ल सुधार है, उसका प्रतिशत जो है 70% तक है, 70% इसका योगदान है इसमें। बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इंप्रूव करके हम 30% तक दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इसका मेजर जो रोल है जेनेटिक इंप्रूवमेंट का, जो नस्ल सुधार का, ये इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें दूध बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम ये कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर के पशु कैसे, मतलब आगे वाले फ्यूचर के लिए हम पशु, अच्छे पशु कैसे पैदा कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो सबसे पहले तो एक बेस्ट फीमेल जो है, एक मादा पशु, गाय हो या भैंस हो, उसको चयन करना पड़ेगा हमको। और उसके साथ साथ में एक सांड जिसको बोलते हैं, वड़ू या जो सायर, इसका बच्चे का जो बाप है, उसका भी सिलेक्शन होना है। ये दोनों मिलने के बाद इसका जो मीटिंग होगा, इसका जो संयोजन से जो बच्चे होने हैं, वो कैसे हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पशुओं तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैसे कर सकते हैं हम, तो जो फीमेल का चयन करना है हमको, बहुत अच्छी मादा गाय या भैंस, इसको चयन करना है, तो इसके लिए दो तरह से कर सकते हैं हम। एक तो पहला है मिल्क रिकॉर्डिंग, उसका दूध की क्षमता कितनी है, दूध देने की क्षमता। दूसरा है जीन के आधार पर, डीएनए के बेसिस पे, जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जीनोमिक सिलेक्शन, क्योंकि डीएनए के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पशु अच्छा है या अच्छा दूध देने वाला है या नहीं है। चाहे वो छोटा बच्चा 1 महीने का हो या 1 दिन का, उस दिन हम इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये आगे चल के अच्छी गाय बनेगी या नहीं बनेगी। दूसरा है बेस्ट मेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो सांड है, सांड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसमें जो अभी एनडीडीबी कुछ प्रोग्राम चला रहा है बहुत सारे मिल्क यूनियन और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में। तो ये एक है, पहला प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें संतति परीक्षण जिसको बोलते हैं। दूसरा है वंशावली चयन, पेडिग्री सिलेक्शन प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट्स है अभी फिलहाल भारतवर्ष में जितने भी सीमेन स्टेशन है, उसमें यहाँ से जो बुल्स प्रोक्योर कर रहे हैं, सांड खरीद रहे हैं, वो सभी सीमेन स्टेशन पे दे रहे हैं। ये एक तरीका है इसको सेलेक्ट करने का। तीसरा जो जीनोमिक सिलेक्शन, जैसे फीमेल में है, मादा पशु में जैसा होता है, वैसे ही हम मेल में भी
वो बहुत कम एज में, एक महीना एक दिन के एज में भी हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, ये कैसा सांड बनेगा, इसके बच्चे कैसे आने की संभावना है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये दोनों होने के बाद फिर हम इसका प्रसार कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा पशु इससे कैसे ले सकते हैं। जो अभी सब लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा और आसान इकोनॉमिकल तरीका है कृत्रिम गर्भाधान, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसमें फ्रोजन सीमेन यूज होता है। लेकिन इसमें क्या है, अभी अगर हम आज की स्थिति में देखें 30 से 35% के बीच में एनिमल कवर कर पा रहे हैं, जिसकी को बढ़ाने की जरूरत है हमको आगे फ्यूचर में, ज्यादा ज्यादा पशु इसमें कवर हो गए। उसके बाद जो उससे तेज या ज्यादा तीव्र गति से जिसमें हम ये कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वह है भ्रूण प्रत्यारोपण। भ्रूण प्रत्यारोपण में दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो इन विवो टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें कि गाय के गर्भ में ही भ्रूण तैयार हो जाता है, गर्भाशय में ही। और दूसरी टेक्नोलॉजी है लेबोरेटरी में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण तैयार करने की तकनीक है। ये दो तकनीक को मिला के हम एक कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे तेज तरीका कौन सा है, ये इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए आप कृत्रिम गर्भाधान जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, इसमें एक बहुत अच्छी गाय है, उससे एक साल में हम ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी है जो इन विवो टेक्नोलॉजी, मॉइट जिसको बोलते हैं, कि जिस टेक्नोलॉजी में पशु के गर्भाशय में ही, गाय के गर्भाशय में ही ज्यादा से ज्यादा भ्रूण तैयार करके उसको 7वें दिन गर्भाशय से बाहर निकाल के फिर पशुओं में ट्रांसफर कर देते, जो रिसिपिएंट या सरोगेट मदर्स है उसमें ट्रांसफर करते हैं। उस तकनीक से हमको 10 से 12 बच्चे एक साल में मिल सकते हैं। और तीसरी टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली बहुत लोकप्रिय हो रही है या इसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया लोगों के बीच में, वो है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, मादा के अंडाशय से अंडाणु निकाल के उसको लेबोरेटरी में उससे भ्रूण तैयार करके पशुओं में, जो रिसिपिएंट पशु है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। उससे साल भर में लगभग 20 से 25 बच्चे हमको एक जो मादा पशु है जो अच्छी है उससे हम ले सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेज या बहुत जल्द गति से प्रसार जिससे हो सकता है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें दो टाइप की जो टेक्निक्स बोला मैंने, उसमें दो टाइप से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में दो टाइप से कर सकते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है मॉइट, जो मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये जो इसमें जैसे मैंने बोला कि इसके पशु के गर्भाशय में ही हम कुछ भ्रूण तैयार करते हैं। वो 7 दिन तक भ्रूण जो है वो गाय के गर्भाशय में रहता है। तो 7वें दिन में एक टेक्निक जो है फ्लशिंग टेक्निक, उससे हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसका ग्रेडिंग करके फिर पशुओं, जो रेसिपिएंट पशु है उसके गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बोला कि ये आईवीएफ द्वारा भ्रूण तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये पहली टेक्नोलॉजी, उसके बीच में अंतर क्या है, दोनों में क्या फायदा नुकसान, किसमें क्या है। जैसे इन विवो टेक्नोलॉजी है, लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, इन विवो है मतलब गर्भाशय में भ्रूण तैयार करते हैं हम। और दूसरे राइट साइड में है जो लेबोरेटरी में आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो भ्रूण तैयार करते हैं। उसमें अंतर क्या है, उसमें ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है वो देखेंगे। तो जो इन विवो टेक्नोलॉजी उसमें हार्मोन का यूज होता है, जिसमें कि सुपर ओवुलेशन बोल के एक ये है, उसमें पार्ट है मॉइट का। तो उसमें सुपर ओवुलेशन के लिए हार्मोन इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी की कीमत ज्यादा है, इसके कारण ये थोड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी हो जाती है। लेकिन आईवीएफ में इस टाइप के हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो कॉस्ट जो है इसकी कम रहेगी। दूसरा पॉइंट है इसमें इन विवो टेक्नोलॉजी में एक गाय से 2 महीने में एक ही बार, ज्यादा या 2 से 3 महीने में एक बार ये फ्लशिंग कर सकते हैं, हम एम्ब्रियो ले सकते हैं। जबकि आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हर हफ्ते इसको किया जा सकता है। और इसमें मॉइट टेक्नोलॉजी में एक साइकिल में, एक फ्लशिंग में हमको ज्यादा ज्यादा एवरेज औसतन 5 भ्रूण मिल सकते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी उसमें 3 भ्रूण हमको औसतन मिल जाते हैं एक ओपीयू साइकिल में। और ऐसा इसका हिसाब लगाया जाए तो एक साल में जो मॉइट टेक्नोलॉजी है, इन विवो वाली टेक्नोलॉजी, उसमें ये
25 भ्रूण तक, 20 से 25 भ्रूण हमको मिल जाएंगे। जबकि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है, इसमें करीब करीब 50 भ्रूण एक साल में मिल सकते हैं एक बहुत अच्छे पशु से। ठीक है, तो इसका जो इन विवो टेक्नोलॉजी है, इसमें 2 महीने में एक बार ऐसे ज्यादा से ज्यादा हम 5 बार उसका फ्लशिंग कर सकते हैं सुपर ओवुलेशन करके। और दूसरा इन विट्रो में करीब करीब 16-17 बार एक साल में हम कर सकते हैं। दूसरा एक जो पॉइंट है जो इन विवो टेक्नोलॉजी में अच्छा है कि जो इसका जो एम्ब्रियोज तैयार होता है, इसको हम फ्रीज करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। और इसमें इसका गर्भित रहने का प्रेगनेंसी रेट जो है इन विवो टेक्नोलॉजी में फ्रोजन एम्ब्रियोज का अच्छा है। लेकिन ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भ्रूण तैयार हुए हुए भ्रूण को अगर फ्रीज करके रखते हैं हम, तो कंपैरेटिवली इसका प्रेगनेंसी का दर कम है। इसलिए ये इसमें माइट में क्या फायदा है कि इसमें फ्रोजन एम्ब्रियो स्टोर कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कम कंसेप्शन रेट आएगा आईवीएफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ये माइट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेंगे हम। चलो आगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने बोला कि एक अच्छी फीमेल मादा पशु है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए कुछ रेसिपिएंट मादा पशु 5 से 10 कम से कम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो जिससे हमको एम्ब्रियो लेना है उसको हार्मोन, जैसे एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल के एक आता है, उससे सुपर ओवुलेट करते हैं। जिससे कि क्या होता है कि उसके अंडाशय में ज्यादा से ज्यादा अंडाणु तैयार हो जाते हैं। वो जब पशु हीट में आता है, सुपर ओवुलेशन के बाद में जब गर्मी में आता है पशु, तो उसके बाद उसमें एआई कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो जो अच्छा सांड का सीमेन है उससे इंसेमिनेट करते हैं उसको पशु को, जिससे कि जो अंडाणु, बहुत सारे अंडाणु तैयार होते हैं, मान लो 10-15 जो भी अंडाणु तैयार हो रहे, उसका निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो वो जो तैयार भ्रूण होते हैं उसको 7वें दिन फ्लशिंग की टेक्नोलॉजी से, जिसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो वो फ्लशिंग करके वो भ्रूण को बाहर निकाला जाता है। उसका फिर ग्रेडिंग कर लेते हैं, लेबोरेटरी में ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो अच्छे भ्रूण है, जो अच्छा ग्रोथ वाले या जिसका फर्दर ग्रोथ हो सकता है, ऐसे भ्रूण को ग्रेडिंग करके, जो जनरली मोरुला स्टेज बोलते हैं, इसका मोरुला स्टेज में रहते हैं, उसको सेलेक्ट करके जो भी रिसिपिएंट्स अवेलेबल है, मतलब सरोगेट मदर्स, उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। जिसके लिए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो एक्चुअल ट्रांसफर करना है उसमें, जैसे एआई जैसा ही एक विधि है, इसमें क्या होता है थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, पशु के पूंछ में थोड़ा एनेस्थीसिया देके पशु, जिससे कि पशु ज्यादा हिलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टीडीएस टेक्नोलॉजी मतलब काम है ट्रांसफर करना। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है। लेकिन उसके पहले जो रिसिपिएंट पशु है, जो सरोगेट मदर्स है, उसको भी सिंक्रोनाइज करके हीट में लाया जाता है। जो पशु जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी हीट के, मतलब जिस समय गर्मी में आया था वहां से 7वें दिन के स्टेज में रहेगा। 7वें दिन पशु का हीट में आके जो 7th डे रहेगा, उस दिन ये एम्ब्रियो उसमें ट्रांसफर किया जाता है। और उसके पहले, ट्रांसफर करने के पहले जो रिसिपिएंट्स है उसको, जो भी वेटरनरियन है वो उसको चेक करेगा, उसमें देखेगा कौन से ओवरी के ऊपर, अंडाणु के ऊपर सीएल है। ये इसलिए जरूरी है कि जो भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं हम उसके गर्भाशय में, वो जिस ओवरी में कार्पस लुटियम या सीएल है, उसी गर्भाशय के साइड में इसको ट्रांसफर करना है। तो वो पहले निश्चित कर लेते हैं कि कौन से साइड में वो सीएल है, कार्पस ल्यूटियम है। उस गर्भाशय के श्रृंग में, अगर यूट्राइन हॉर्न जिसको बोलते हैं, तो उसके टिप में एकदम अंत में जाके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी ये टेक्नोलॉजी है। ये जो फ्लशिंग का जो मैंने बोला था, जो गर्भाशय में जो भ्रूण तैयार हुए हैं, ये 2-वे कैथेटर से उसको फ्लशिंग करके बाहर निकाला जाता है। फिर उसका लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से की मदद से उसको ग्रेडिंग करके या तो ट्रांसफर किया जाता है फ्रेश, अगर पशु अवेलेबल नहीं है, सरोगेट मदर्स रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है, तो जो बचे हुए हैं एम्ब्रियोज उसको फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में
भविष्य के यूज के लिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो भारत में ये पहले टेक्नोलॉजी 1990 के दशक में आई थी। भारत सरकार ने इसके लिए पूरे भारतवर्ष में 11 लैबोरेटरीज एस्टेब्लिश किया था। कुछ ये कॉस्टली होने के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो इंपोर्ट हार्मोन इंपोर्ट करते थे उसकी कॉस्ट और इसमें जो लगने वाली कैथेटर्स और बाकी इक्विपमेंट्स है वो भी इंपोर्ट करने पड़ते थे, इसलिए ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट। तो इसके लिए अभी जो रिसेंटली नई टेक्नोलॉजी आई है आईवीएफ वाली, इसमें इसके बेनिफिट जैसे मैंने बोला कि इसमें जो जेनेटिक ग्रोथ है थोड़ा स्पीड से हो सकता है। एक इसका एक और एक बेनिफिट ये है, जैसे मोइट का टेक्नोलॉजी है वो प्रेग्नेंट एनिमल्स में या जो छोटी बच्चियां है उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को 4 माह के ऊपर वाली जो बच्चियां है उसमें भी ये ओपीयू कर सकते हैं। होम पिकअप करके उससे अंडाणु लेके हम भ्रूण तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रेग्नेंट गाय है उससे भी 4-5 महीने तक हम उससे एम्ब्रियोज oocytes हम कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो अच्छा एक बेनिफिट ये है, जैसे सेक्सिंग टेक्नोलॉजी, सेक्स सीमेंट जो अवेलेबल है अभी भारत में, तो उसका सही उपयोग इसमें से इस टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये सीमेंट की कॉस्ट अगर देखा जाए तो कॉस्टली सीमेंट है। 100 की कीमत करीब करीब 800-900 रुपए है। तो एक स्टॉक यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा भ्रूण एम्ब्रियोज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये सीमेंट जो लगता है इसको आईवीएफ के लिए वो बहुत कम मात्रा में लगता है। तो एक सीमेंट के डोज से हम 4-5 अलग अलग गाय के एम्ब्रियोज बना सकते हैं। ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, जैसे ह्यूमन में होता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज होता है, आदमियों में औरतों में जो जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसमें यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज होती है ह्यूमन में, वो कुछ प्रॉब्लम है तो इसको यूज करते हैं, क्योंकि किसी को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, गर्भ नहीं रुक पा रहा है तो यूज करते हैं। लेकिन इससे उल्टा एनिमल्स में है, हम जो अच्छे पशु है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे जेनेटिक के हैं, उसको लेना है। ये जो सब होता है प्रोसेस, जैसे लेबोरेटरी में बोला, ये जो डिश देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉप रहता है, छोटा सा 70 से 100 माइक्रोलीटर का, उसके अंदर ये भ्रूण तैयार होता है। इसलिए ये लाइफ बिगिन स्मॉल ड्रॉप, एक कल्चर प्लेट में इसका शुरुआत होता है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो फीमेल सेलेक्ट करते हैं उससे उसके अंडाणु से ओपीयू के माध्यम से अंडाणु निकाल लिए जाते हैं, उसको संकलित करके उसका ग्रेडिंग होता है। उसमें भी जो अच्छे अंडाणु है उसको जो डिश मैंने बोला उसके अंदर एक ड्रॉप में रखा जाता है और उसका मैच्योरेशन, बाकी प्रोसेस जो है होम पिकअप के बाद में इन विट्रो मैच्योरेशन बोलते हैं। जो अंडाणु निकले हैं उसको परिपक्व करने के लिए, क्योंकि इमेच्योर रहते हैं उस जो निकालते हैं हम, तो उसको 20 से 24 घंटे के लिए मैच्योरेशन के लिए लेबोरेटरी में इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट डे उसका फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो सीमेन स्ट्रॉ है उससे स्पर्म्स शुक्राणु निकाल के उसको लेबोरेटरी में ही फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं, और नेक्स्ट डे फर्टिलाइजेशन के 18 घंटे के बाद में उसको कल्चर के लिए, मतलब उसका ग्रोथ करने के लिए, उसका विकास करने के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी जैसे होम पिकअप, इसमें पहली स्टेप जो है, दूसरी स्टेप है इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन में, उसमें मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन और कल्चर, ये 3-4 स्टेप आगे की है। ये 7 से 8 दिन तक ये लेबोरेटरी में इसका प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर की। जो भी भ्रूण हमको मिलते हैं एम्ब्रियोज, उसको सरोगेट मदर्स या रिसिपिएंट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा अगर कुछ एम्ब्रियोज बचते हैं तो उसको फ्रीज किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। तो ये जो है, जैसे हमने बोला ये प्रोसेस कैसी है इसकी, जैसे अभी मैंने बोला पहले ओपीयू होता है, और क्लिक कर लो, एलाइट
डोनर्स हो गया, एलाइट मेल सेलेक्ट करना है। तो ये जैसे oocyte रिकवरी हो गया हमारा, उसके बाद इन विट्रो मैच्योरेशन कर लेते हैं उसको 12 से 18 घंटे के लिए, मतलब 20 से 24 घंटे के लिए। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके लेबोरेटरी में उसको कल्चर के लिए रखते हैं। इसमें स्लाइड में देख रहे हो जो एम्ब्रियोज दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े साइज के दिख रहे हैं, जो सफेद रंग के हैं, वो डेवलप्ड एम्ब्रियोज है। जो काले स्पॉट जैसे दिख रहे हैं, वो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ आगे। तो जैसे मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जनरली इसमें आईवीएफ एम्ब्रियोज में फ्यूचर मतलब ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ये जो प्रोसेस वही है जो ऊपर मैंने बताया, वही प्रोसेस है। डोनर पशु से oocyte निकाल के उसको आईवीएफ करके मैच्योरेशन, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन करके, कल्चर करके फिर रेसिपिएंट में ट्रांसफर किया जाता है। वो होम पिकअप, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में आगे दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये जो टेक्निक है वो होम पिकअप कैसे करते हैं हम, इसमें जो देख रहे हैं आप, एक प्रोब रहता है, उससे हम पशु के अंडाणु से, अंडाशय से अंडाणु निकाल लेते हैं, जो ओवरी से oocytes रिकवर कर लेते हैं। जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है हमको वो प्रोब है, और जैसे राइट साइड की पिक्चर में दिखा रहे हैं ओवरी को पकड़ा हुआ है। ये प्रोब अंदर जाके वो उसके अंदर से नीडल निकलेगी, जो ओवरी में जहां पे फॉलिकल है उससे वो अंडाणु को वापस एस्पिरेट करके निकाल लेंगी, जो कि एक ट्यूब में जमा होगा। इसमें लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरा अल्ट्रासाउंड प्रोब जो ऊपर चित्र में दिखाया था आपको वो है, ओपीओ हैंडल, नीडल गाइड, जो एस्पिरेशन के लिए ट्यूब लगती है वो है, एस्पिरेशन पंप है। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है इसका इस्तेमाल इसमें होता है, जो वो हम पिकअप करते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉन्वेक्स प्रोब जो यूज करते हैं, जिसके साथ में जिससे हमको दिखेगा कि ओवरी के अंदर कहाँ पे फॉलिकल है, कहाँ पे वो अंडाणु मौजूद है, उससे एस्पिरेट कर सकते हैं। ये जो हैंडल है, हैंडल और नीडल गाइड, जो स्टील का दिख रहा है वो नीडल गाइड है, जिसके अंदर से ट्यूब, नीडल और एस्पिरेशन ट्यूब चली जाती है। नेक्स्ट, ये वैक्यूम पंप है जो एस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, इससे कि सक्शन क्रिएट होके वो जो अंडाणु है वो ओवरी के अंदर उसको एस्पिरेट किया जाता है। नेक्स्ट, ये नीडल गाइड है, इसके अंदर सामने नीडल लगी हुई है, उसके अंदर से छोटा सा पाइप जाता है, ट्यूब जाता है, जो जिसके थ्रू वो अंडाणु हमारे ट्यूब में जमा होता है। ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर में जो राउंड किया हुआ है, वहां पे नीडल दिख रही है, जो प्रोब के अंदर से नीडल ऐसे बाहर निकलेगी, जो ओवरी जो हाथ से हम सामने पकड़ते हैं उससे फॉलिकल से oocyte को एस्पिरेट करके अंदर ले लेगा। ये जो मैंने बोला कि इन विट्रो मैच्योरेशन 20 से 24 घंटे के लिए, इसके लिए अलग अलग मीडिया है हर स्टेज के लिए। जैसे ओपीयू करते हैं हम, उसके लिए अलग मीडिया है, ओपीयू मीडिया, और ये मैच्योरेशन के लिए आईवीएम मीडिया, इन विट्रो मैच्योरेशन के लिए एक अलग मीडिया है, जिसके अंदर जो oocytes या जो अंडाणु हमने जमा किए हैं उसको 20 से 24 घंटे के लिए मैच्योरेशन के लिए रखा जाता है। ये जो चित्र में देख रहे हैं आप, जो लेफ्ट साइड में है अपरिपक्व अंडाणु और दूसरे में है परिपक्व, मतलब 24 घंटे के बाद ये ऐसा दिखेगा। जो साइड में जो सफेद रंग का पेशी दिख रहा है वो मैच्योर होने के बाद सफेद होगा। लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में देखेंगे आप तो ब्राउन कलर के है। इसके बाद इन विट्रो मैच्योरेशन के बाद में हम फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो स्ट्रॉ, सीमेन स्ट्रॉ रहती है, उसमें से सीमेन के जो फ्लूइड रहता है, फ्लूइड जैसे लिक्विड वाला जो पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, खाली शुक्राणु जो रहते हैं उसको अलग करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें क्या ग्रेडियंट वॉशिंग और स्विम अप जो टेक्निक है उससे अलग कर लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ, जो लाइव स्पर्मेटोजोआ है उसको अलग करके, और एक oocyte, एक अंडाणु के लिए 1000 स्पर्म लगभग हम के हिसाब से हम उसको मैच्योरेशन फर्टिलाइजेशन के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ठीक है,
ये जो आईवीएफ का जो है, ये बीच में सेंटर में जो देख रहे हैं आप, वो अंडाणु है, उसके साइड में जो है शुक्राणु है। ये आईवीएफ की टेक्निक में ये ऐसा चित्र होगा अंदर जो इंक्यूबेटर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इनविट्रो कल्चर। इसमें क्या होता है, जो मीडिया है, इनविट्रो कल्चर मीडिया यूज होती है। इसको 7 से 8 दिन के लिए, उस 7 दिन के लिए, लगभग 7 दिन के लिए इस मीडिया में रखा जाता है, जिससे कल्चर, ये इसका मीडिया ऐसी रहती है, ये जो पशु के गर्भाशय में जो वातावरण जो रहता है, एनवायरनमेंट जैसा रहता है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स रहते हैं, उस टाइप की मीडिया रहती है। जैसे पशु के गर्भाशय में देखा जाए तो ये भ्रूण ट्रेवल होता है ओविडक्ट से गर्भाशय तक, तो वो क्लाइमेट जैसा है, वहां का एनवायरनमेंट जैसा है, वैसा वातावरण, पोषक वातावरण उसको देने की कोशिश की जाती है इसमें, जो आईवीसी मीडिया है उसके थ्रू। ठीक है, इसको 7 दिन तक रख के फिर एम्ब्रियोज उसको डिश से निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। जो भी डेवलप एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस स्टेज में है, जो इसमें चित्र में जो देख रहे हैं आप, बड़े साइज के जो व्हाइट कलर के डेवलप्ड एम्ब्रियोज हैं, उसको रेसिपिएंट पशु, जो मादा पशु है रेसिपिएंट, उसमें ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली 7वें दिन पे। लेकिन वही है, इसके लिए जो मादा पशु सेलेक्ट करना है हमको रेसिपिएंट के लिए, उसको हमको ध्यान से सेलेक्ट करना है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, और ये पशु हमेशा 20-21 दिन में गर्मी में आना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, उसके गर्भाशय से संबंधित कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। ऐसे पशु सेलेक्ट करने के बाद इसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए लिया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब पशु को गर्मी में लाना, हार्मोन की मदद से इसको गर्मी में लाते हैं। तो जिस दिन हम आईवीएफ करते हैं या ओपीयू करते हैं, उस दिन ये पशु गर्मी में रहना चाहिए, ताकि 7th डे में फ्रेश एम्ब्रियो इसको हम ट्रांसफर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के एक हार्मोन मिलता है मार्केट में, उसके मदद से हम इसको कर सकते हैं। इसमें सिंगल पीजी एक ही बार 3 दिन पहले, गर्मी में मतलब ओपीयू के 3 दिन पहले एक ही पीजी लगा के भी हम कर सकते हैं, या वहां से पीछे हम 13-14 दिन पहले जाके 2 पीजी लगा के, एक पहले लगा के पीजी लगा देना है, उसके 10-11 दिन बाद में दूसरा पीजी, ऐसा करके भी हम उसको हीट में, गर्मी में ला सकते हैं पशु को। तो इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। इसके साथ में ओपीयू के साथ में उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। जिस दिन ओपीयू होगा उस दिन ये पशु रेसिपिएंट मादा पशु भी हीट में रहना चाहिए, उसके हिसाब से ये प्रोटोकॉल अपनाया जाता है इसमें। जैसे भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए क्या करना है हमको, जैसे मैंने बोला कि जो भी पशु चिन्हित है, जो हीट में थे, गर्मी में थे 7 दिन पहले, जिसको हमने रखा था सिंक्रोनाइज करके, उस पशु को एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले उसको चेक किया जाता है कि उसमें सीएल, इसमें जरूरी है, ज्यादा जरूरी क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर में, प्रेगनेंसी मिलने के लिए कार्पस ल्यूटियम, बहुत अच्छा कार्पस ल्यूटियम होना जरूरी है, जिससे कि जो गर्भ है उसको प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई होता रहे प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो पहले तो उसको चेक किया जाता है कि उसमें कार्पस ल्यूटियम मौजूद है या नहीं, और कौन सी ओवरी में है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, कौन से अंडाशय में एसीएल उपस्थित है, या वो देखा जाता है। और अगर सीएल अच्छा क्वालिटी का सीएल है तो ही उस पशु में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो उससे पहले चेक करने के बाद में उसको लोकल एनेस्थीसिया देके, जो एम्ब्रियोज तैयार है हमारे पास में, उसको ईटी गन, एक स्पेशल गन रहती है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, जो कि थोड़ी लंबाई ज्यादा रहती है उसकी, उसको यूज करके उसमें लोड किया जाता है, और जो रिसिपिएंट पशु है उसको उस गन की मदद से उसके गर्भाशय में छोड़ा जाता है। गर्भाशय में मतलब कहाँ, जो जिस साइड के ओवरी में सीएल कार्पस ल्यूटियम मौजूद है, उसी साइड के गर्भाशय के हॉर्न में, एकदम टिप में, जहां तक संभव हो सके वहां तक आगे जाके उसके टिप तक छोड़ा जाता है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसको, जो भ्रूण तैयार हो गया उसके अंदर गर्भाशय में जाके उस भ्रूण को छोड़ना। उसके पश्चात क्या करना है हमको, उसके निगरानी जो करनी है आगे चल के, जैसे हमने 7वें दिन पे उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, उसके 14-15 दिन में
बाद में पशु हो सकता है गर्मी में आ जाए। अगर गाभिन नहीं होता है पशु, गर्भ नहीं रुकता है, तो पशु फिर से मतलब गर्मी में आएगा 14-15 दिन बाद। उसके पश्चात और 20-21 दिन बाद में फिर से एक बार हीट में आ सकता है। अगर नहीं आता है तो लगभग 60 दिन के बाद में उस पशु का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उसका कंफर्मेशन करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उसको हम उसका फीडिंग और प्रॉपर केयर हम फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने बोला वो भ्रूण डिपोजिशन कहाँ करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ करना है, जैसे देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में जो अंदर से गन गई है, जो गर्भाशय का हॉर्न है, जो श्रृंग है, गर्भाशय श्रृंग, उसके एकदम टीप में जहां तक संभव हो सके उसके टिप में छोड़ने की कोशिश करना है। और जिस साइड के ओवरी में सीएल है, कार्पस लुटियम है, उस साइड में इसको डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट, ये कुछ अपने यहाँ फार्म के एम्ब्रियो ट्रांसफर से पैदा हुए काफ है, जैसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जर्नी खत्म होता है एक सिंगल सेल डिवीजन से स्टार्ट होके एक काफ तक। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये टॉपिक तो देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आपने बहुत सरल भाषा में इसके बारे में बताया जो कोशिश की है। टेक्निक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सब प्रतिभागियों को।